ओके सबसे पहले तो देखो लॉ में है ना तुमको चैप्टर्स क्या है। देखो एक चैप्टर है तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक चैप्टर है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक चैप्टर है तुम्हारा टॉर्ट, एक है कंपनी लॉ और एक चैप्टर है रोल ऑफ सीएस। सो बेसिकली कितने टोटल 5 चैप्टर है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर देखोगे तो 1, 2 और 3 ये सबसे ज्यादा वेटेज वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले चालू कर रहे हैं सीओआई। टाइटल दो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलो सबसे पहले टाइटल इंट्रोडक्शन, पहले टाइटल दो चैप्टर का नाम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर टाइटल दो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में लिखो। अच्छा देखो ये चैप्टर है ना बहुत बड़ा है, मतलब यही चैप्टर तुम्हारा काफी दिन चलने वाला है। एक ये चैप्टर, फिर एक दूसरा चैप्टर आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और तीसरा एक है कंपनी लॉ। ये 3 चैप्टर सबसे ज्यादा बड़े चैप्टर्स है ये पर्टिकुलर सिलेबस में। ठीक है, चलो तो उसमें अभी सबसे पहले टाइटल दो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में लिखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया came into force on 26 Jan 1950। 26 Jan 1950। आगे लिखो एंड इट इज ट्रीटेड एज बेस ऑफ every law, base of every law। आगे लिखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया declared, Constitution of India declared that for every citizen there should be justice अभी देखो एक इंपॉर्टेंट चीज पहले सुनते जाओ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया कब। 26 जैन 1950 को उसको इंट्रोड्यूस किया और उसको इंप्लीमेंट किया। ठीक है, अभी यहाँ पे ना बहुत सारे वर्ड्स लिखे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब हम लोग बोलते हैं ना कि इसमें एक एक वर्ड लिखे, हर एक वर्ड का मतलब क्या है। जैसे पहला वर्ड हमने क्या लिखा जस्टिस, तो जस्टिस का मतलब होता है कि इंडिया में जब भी हम लोग कोई भी लॉ की बात करते हैं ना, जब लॉ इंडिया में अप्लाई किया जाता है ना, द मेन इंटेंशन ऑफ द लॉ इज कि लोगों को जस्टिस मिलेगा, जिसके साथ गलत हुआ है उसको पनिशमेंट मिलेगा। जैसे देखो तुमने 8-10 साल पहले केस सुना होगा, दिल्ली रेप केस हुआ था, वो निर्भया रेप केस जिसको बोलते थे, बराबर। अब जिसने रेप किया उसको अल्टीमेटली क्या मिला, पनिशमेंट। तो उसको पनिशमेंट भी क्या मिला, डेथ पेनल्टी। तो आज उसको डेथ पेनल्टी मिला ना, तो जो फैमिली मेंबर्स थे ना, जिस निर्भया की फैमिली मेंबर्स, उसको क्या लगा कि हमारे साथ क्या हुआ, जस्टिस हुआ। तो हर एक पर्सन को क्या मिलना चाहिए, जिसके साथ गलत हुआ है उसको जस्टिस मिलना चाहिए। और जस्टिस रिच है तो देने का, पुअर है तो नहीं देने का, ऐसा नहीं होता है। अगर तुम पुअर कैटेगरी से हो, तुम रिच कैटेगरी से हो, तुम मिडिल क्लास हो, जस्टिस मिलना चाहिए। अच्छा अगर सलमान खान भी कोई केस में इन्वॉल्व होता है तो पनिशमेंट उसको भी मिलेगा। संजय दत्त भी जेल गया था, बराबर। तो तुम कितने पावरफुल हो, कितने फेमस हो, उसके हिसाब से पनिशमेंट ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, बराबर। जस्टिस का मतलब जस्टिस सबको मिलेगा, ईच एंड एवरी पर्सन को। ठीक है, आगे लिखो, ये एक वर्ड हो गया जस्टिस।
कॉमा करके लिखो दूसरा वर्ड, लिबर्टी। अच्छा, अब लिबर्टी का मतलब क्या होता है? देखो, व्हेन आई से लिबर्टी, तो लिबर्टी मतलब एक बहुत बड़ी चीज हो गई। लिबर्टी मतलब एक टाइप का फ्रीडम होना चाहिए मेरे को। बट यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ ना कि लिबर्टी होना चाहिए, तो लिबर्टी कौन से तरीके की लिबर्टी होनी चाहिए? जैसा समझो, तुम्हारा एक मैरिज का एज होगा, ठीक है? अब कैसा होता है ना, इंडिया में एक राइट है, लिबर्टी है, कि जब भी पर्सन अपनी मैरिज की एज पे आएगा, ठीक है, तो उसको इतना फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपना पार्टनर खुद सिलेक्ट करे। तुमको घर वालों ने जबरदस्ती फोर्सफुली किसी से शादी करा दिया, तुमको चलेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं चलेगा। तो तुम्हारा क्या गया? तुम्हारा लिबर्टी चला गया। बराबर? समझो तुमको, तुम्हें ना इतने कांड करते हो ना कि तुमको है ना, मतलब घर वालों को ना तुम पे भरोसा नहीं है अभी, तो वो जब भी बाहर जाते हैं ना, तुमको रूम में बंद करके जाते हैं, बाहर से ताला वाला मार के जाते हैं, ताकि तुम कुछ कांड ही ना करो। बराबर? गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। बराबर? तो तुम्हारा लिबर्टी मतलब तुम्हारा बाहर घूमने का लिबर्टी चला गया, तुमको एक रूम में बंद करके रखा गया, तुमको तुम्हारे मर्जी के पार्टनर के साथ शादी करने नहीं मिल रहा है। ये सब क्या है? तुम्हारी लिबर्टी गई ना। लिबर्टी का मतलब एक टाइप का फ्रीडम, वो सबको होना चाहिए। जहां तुम्हारे साथ तुम्हारा फ्रीडम गया ना, तुम डेफिनेटली कोर्ट में केस कर सकते हो। बराबर? वो बात अलग है, कुछ फ्रीडम खाली बोलने के लिए होते हैं। ऐसा अगर मैं बात करूँ कि तुमको तुम्हारी मर्जी से लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करने का, मतलब सिलेक्ट करने का राइट है, फ्रीडम है, होगा नहीं ये। अल्टीमेटली घर वाले ही पकड़ के लेके आएंगे, भाई तेरे को इससे शादी करना है। कुछ लोगों के घर में देखो लव मैरिज अलाउड नहीं होता है, कुछ लोगों के घर में अरेंज मैरिज ही होएगा। अरेंज मैरिज में भी लड़का हम ही ढूंढेंगे, लड़की हम ही ढूंढेंगे। बट अगर सपोज वो लोग मेरे लिए लड़के ढूंढे लेकिन मेरे को लड़की नहीं पसंद है, नहीं बोला ना इससे शादी करना है, तो वो कुछ मूवी में ऐसा दिखाते हैं कि बचपन में शादी फिक्स कर लिया, फिर बड़े हुए तो शादी करवा दिया। अरे लेकिन बड़े हुए, लेकिन मेरे को नहीं पसंद वो, तो मैं क्यों शादी करेगा? बराबर? ये सब नहीं होना चाहिए। अब तुम सोचोगे अरे शादी क्या इतना इंपॉर्टेंट चीज है? देखो, इट्स नॉट अबाउट मैरिज, इट्स अबाउट योर फ्रीडम। आज हम इंडिपेंडेंट हो गए, ब्रिटिशर्स चले गए, लेकिन ब्रिटिशर्स गए तो घर वाले डोमिनेट कर रहे, जस्ट लाइक ब्रिटिशर्स। तो फायदा क्या हुआ तुम्हारे फ्रीडम का? बोलने के लिए तुम फ्रीडम हो, लेकिन जैसे देखो रात को घर पे 10 बजे नहीं बजे फोन आता है ना, किधर है, अब तक क्यों नहीं आया? बराबर? लिबर्टी होनी चाहिए। समझो तुमको ऐसा बोला लेट नाइट पार्टी में जाओ बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रात को 9 बजे के पहले, 8 बजे के पहले घर पे आ जाने का। तो तुम्हारे दिमाग में भी लेट नाइट भी बोल रहे हो और 9 बजे के पहले भी बुला रहे हो, ये कैसा फ्रीडम है मेरा? तो घर वाले बोलेंगे नहीं यही है, जाना है तो जाने, तो बैठे रहे। तुम बोलोगे इससे अच्छा नहीं जाने का। तुम्हारा फ्रीडम ही गया ना तुम्हारा। तो ये सब नहीं होना चाहिए। बराबर? तो ये सब चीजें हैं, जैसे फ्रीडम एक इतनी अच्छी चीज होती है ना, जैसे जब नहीं मिलता है ना, तब उसका इंपॉर्टेंस समझ में आता है। सोचो घर वालों ने ना 10-15 दिन तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया, जहां जहां जाते हो ना अपडेट देने का, लाइव लोकेशन भी सेंड करने का, और वो लोग फोन करके वीडियो कॉल से क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे। तुमको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं, तुमको ऐसा लगता है क्या इतना भी भरोसा नहीं किया? और भरोसा छोड़ो, तुमको ऐसा लगता है इनको मतलब मैं कहीं पे भी जाऊं इनको तकलीफ ही है। बराबर? तुमको भी एक लग रहा है ना कि मेरा फ्रीडम तो है ही नहीं, आई एम आंसरेबल टू माई पेरेंट्स एंड ईच एंड एवरी टाइम मैं आंसरेबल हूं। बराबर? ये नहीं होना चाहिए। दैट इज नोन एज द लिबर्टी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। लिबर्टी के बाद इक्वालिटी। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाउ इक्वालिटी? इक्वालिटी मतलब क्या? सोचो अगर मैं क्लास में, तुम 4 लोग के बीच में, समझो मैं इसको इंपॉर्टेंस में इसको पूछता हूँ, तेरे को समझा? ये बोलते हैं समझा। तो इसको ऐसा लग रहा था अब मेरे को भी पूछेंगे, मैं इसको पूछा, बोला ठीक है चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आओ। तो तुम तीनों को भी क्या लगेगा, क्या फीस इसने अकेले ने भरा है, हमको क्यों नहीं पूछा? सी, इफ आई एम डूइंग पार्शलिटी तो वो गलत है। तो सोचो कोर्ट तुम्हारे साथ पार्शलिटी करेगा तो, गवर्नमेंट तुम्हारे साथ पार्शलिटी करेगा तो, मोदी प्राइम मिनिस्टर होकर तुम्हारे साथ पार्शलिटी करेगा तो
तुमको भी सही नहीं लगेगा। सोचो कल ऐसा रूल आ गया रेलवे में खाली मेल ही ट्रैवल करेंगे, लोकल ट्रेन में फीमेल ट्रैवल नहीं करेंगे, तो पहला फेमिनिज्म जागेगा, इला फीमेल को क्यों नहीं। जो भी चीज़ है इक्वल है। कल समझो मोदी ऐसा रूल निकालता है कि रेलवे में खाली है ना अपर क्लास और मिडिल क्लास ही ट्रैवल करेगा, पुअर कैटेगरी ट्रैवल नहीं करेगा, चलेगा? नहीं, इक्वालिटी होना चाहिए इंडिया में। रिच पुअर, अपर क्लास लोअर क्लास, मेल फीमेल, ये सब में पार्शलिटी नहीं होना चाहिए। जैसे तुम गांव में जाके देखोगे ना, उधर अभी भी है वो अपर क्लास है, ये लोअर क्लास है, फिर कुछ जगह पे तो ऐसा था इसको टच नहीं करने का, अछूत है। ये सब सिस्टम नहीं होनी चाहिए इंडिया में, नहीं तो इंडिया इसमें ही बर्बाद होएगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? ब्रदरहुड, भाईचारा बोलते हैं ना, इररिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, तुम्हारा कोई भी रिलीजन हो, तुमको दूसरे रिलीजन के साथ झगड़े में नहीं जाना है। जैसे सबसे ज्यादा कॉमन झगड़ा होता है हिंदू एंड मुस्लिम्स, वो नहीं होना चाहिए। हिंदू अगर कोई भड़काने वाला स्टेटमेंट देता है तो मुस्लिम को बोलना नहीं चाहिए, और मुस्लिम भड़काने वाला स्टेटमेंट देगा तो हिंदू को कुछ नहीं बोलना चाहिए। इधर से मैं मुस्लिम को गाली देगा, उधर से मुस्लिम मेरे को गाली देगा, फिर मेरे और चार गाली देगा, तो यही होएगा ना, फिर तो झगड़ा ही होने वाला है। फिर वो कैसा कम्युनल डिस्प्यूट होता है, फिर दंगा फसाद होएगा। ये सब चीज़ें इंडिया में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे लिखो कॉमन कॉमा करके, सोवर्जिन, SOVEREIGN। सोवर्जन का मतलब क्या होता है अभी? ठीक है, देखो सोवर्जन का पहले मतलब समझो कि सोवर्जन मीन्स क्या होता है, चाहिए ना तो ब्रैकेट में लिख के रखो सोवर्जन का मतलब। इसमें लिखो सोवर्जन मीन्स, सोवर्जन मीन्स country is independent without any external control, without any external control। अब देखो सोवर्जन मतलब क्या होता है, हम लोग जब इंडिपेंडेंट हुए ना, इंडिपेंडेंट होने से पहले हमको कौन कंट्रोल करता था? कौन कंट्रोल करता था? ब्रिटिशर्स। तब इंडिया को मैं सोवर्जिन कंट्री नहीं बोलता था, सोवर्जिन कंट्री का मतलब होता है इंडिपेंडेंट कंट्री। लेकिन इंडिपेंडेंस मिलने से पहले हम किसके कंट्रोल में थे? ब्रिटिश। तो उस टाइम पे मैं इंडिया इज अ सोवर्जिन कंट्री नहीं बोल सकता था, बिकॉज इंडिया को चला कौन रहा था? ब्रिटिशर्स चला रहे थे। लेकिन जैसे ही हमको इंडिपेंडेंस मिल गया, आज मैं बोल सकता हूँ कि इंडिया इज सोवर्जिन कंट्री, मतलब इंडिया के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं करने वाला है, कोई भी कंट्री इंडिया को नहीं चलाएगा। इंडिया अपना ग्रोथ, अपना सारा एक्टिविटी खुद ही करेगा, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं? इंडिया इज अ सोवर्जिन कंट्री। ठीक है, नो वन इज गोइंग टू कंट्रोल अस। ओके, सोवर्जिन एंड डेमोक्रेटिक। जैसे देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है डिक्टेटर, ठीक है, और एक होता है डेमोक्रेटिक। डिक्टेटर मतलब रूलिंग टाइप हो गया, और डेमोक्रेटिक उसका पूरा ऑपोजिट हो गया। अभी जैसे समझो, तुमने ये कंट्री का नाम सुना होगा, नॉर्थ कोरिया, नाम सुना है? पता है वो किस चीज के लिए फेमस है? नॉर्थ कोरिया क्यों फेमस है? इतना फेमस क्यों है नॉर्थ कोरिया, जबकि ऐसा कुछ झंडे भी नहीं गाड़े उसने कभी, ना ऐसा कुछ काम करके दिखाया है। कौन कौन? लोन की वजह से? ऐसा क्या किया उधर के लोगों ने?
काइंड ऑफ, यस यू कैन से, वहाँ का एक लीडर है जो अपने यहाँ पे कैसा प्राइम मिनिस्टर होता है, वहाँ का वैसा लीडर है जिसका नाम है किम जोंग। किम जोंग क्या करता है पता है? ही इज अ डिक्टेटर, वो डिक्टेटर है उधर। मतलब वो जो बोला ना वो लॉ है। तुम बोलोगे ना ये गलत है, तो नेक्स्ट दिन तुम गायब हो जाओगे और तीसरे दिन तुम्हारी लाश मिलेगी। फिर क्यों लाश मिली? क्योंकि तुमने उसके अगेंस्ट बोला, बराबर। अब देखो किम जोंग क्या करता है पता है? वो इतना कंट्रोल करता है ना अपनी कंट्री के लोगों को कि उसकी ही चलती है। सोचो अपने यहाँ पे इलेक्शन आते हैं, तो इलेक्शन में कितनी पार्टी होती है अपने यहाँ पे? बहुत। बीजेपी आ गया, कांग्रेस आ गया, शिवसेना आ गया, मनसे आ गया, आम आदमी पार्टी है, दुनिया भर के लोग खड़े होते हैं। फिर जो जीतेगा वो रूल करता है। नॉर्थ कोरिया में वो इलेक्शन करवाता है, लेकिन इलेक्शन में एक ही पार्टी खड़ी होगी, वो किम जोंग की पार्टी होगी। और लीडर भी एक ही खड़ा होएगा और वो किम जोंग ही होएगा, और कोई दूसरा लीडर खड़ा नहीं हो सकता उसके अगेंस्ट इलेक्शन में। अब सोचो मैं इलेक्शन में खड़ा हूं, मैं तुम लोग से इलेक्शन करवा रहा हूं। इलेक्शन में ऑप्शन कितने तुम्हारे पास? एक ही। अब तुमको वोट देना है, किसको वोट दोगे? क्यों? क्योंकि मैं अकेले ही है ना, ऑप्शन है ही नहीं। फिर तुमने मेरे को जिताया, तुम चारों ने मेरे को वोट किया, फिर मैं क्या बोला पता है? 100% वोटिंग से जीता। लेकिन कोई खड़ा भी तो नहीं है ना, बराबर। वहां पे यूट्यूब बैन है, वहाँ पे फेसबुक बैन है, वहाँ पे स्पॉटिफाई विंक म्यूजिक बैन है, वहाँ पे इंस्टाग्राम बैन है, वहाँ पे हेयर कट भी जो किम जोंग बोलेगा ना वही करने का। मेल के लिए 8 है, फीमेल के लिए 18 है, बस इतने ही हेयर कट है, उसमें से जो अच्छा लगे वो करवाओ। अपने यहाँ पे देखो, तुम ऐसा बोलोगे ना रास्ते पे चलते हुए मोदी चोर है, कोई कुछ नहीं करेगा तुमको, तुम्हारा चॉइस है वो बोलने का। तुम उधर खाली एक बार पब्लिकली जाके ऐसा बोलो किम जोंग चोर है, नेक्स्ट दिन तुम्हारी लाश वो सीधा मार डालेगा। वो अपने अगेंस्ट किसी को खड़े नहीं होने देता है। वहां पे न्यूज चैनल है ना, वही बोलेगा, वही दिखाएगा जो किम जोंग बोलेगा। अगर एक भी न्यूज चैनल ने गलती से कुछ ऐसा दिखा दिया ना जो किम जोंग के बोलने के अगेंस्ट है, तुम्हारा न्यूज चैनल बंद। सोचो ऐसे ही लोग, ऐसी कंट्री में लोग जो रहते उनका हालत सोचो क्या होएगा। तुमको फेसबुक इंस्टा नहीं दिया, सोचो तुमको इंस्टा नहीं दिया, क्या हालत हो जाएगा रे तुम्हारा। तो तुम टिकटॉक नहीं देख रहे हो, रील्स नहीं देख रहे हो, शॉर्ट्स नहीं देख रहे हो, ना म्यूजिक सुन रहे हो, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, तुम करोगे क्या? है कि नहीं, बराबर। इसको बोलते हैं डिक्टेटर। इंडिया में उसका उल्टा है, डेमोग्राफिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब क्या हो गया? डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब होता है इधर किम जोंग सिस्टम नहीं चलता है। इधर क्या हो गया? कंट्री कौन चलाएगा ये डिसाइड पब्लिक खुद करेगा। पब्लिक कैसे डिसाइड करेगा? इलेक्शन। तो साल में 5 बार, 5 साल में एक बार इलेक्शन आएगा, इलेक्शन होएगा, जो पर्सन वोटिंग से सबसे ज्यादा जीतेगा वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनेगा और वो कंट्री को चलाएगा। लेकिन वो भी डिक्टेटर जैसा, किम जोंग जैसा डिसीजन नहीं देगा। इसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक कंट्री। कि जहां पे कंट्री चलाएगा कौन, ये डिसाइड कैसे होता है? इलेक्शन से डिसाइड होता है। किम जोंग के यहाँ पे कैसा है बताएं? उसके दादा ने कंट्री चलाया, फिर उसके बाप ने कंट्री चलाया, अब किंग जोंग कंट्री चला रहा है। कल ये मरा ना, उसका बेटा कंट्री चलाएगा, फिर उसका बेटा, मतलब पूरा खानदानी कंट्री चला रहा है। तो इंडिया में तुम है ना, जैसे देखोगे ना कि सोवर्जिनिटी, सॉरी ये डेमोक्रेटिक सिचुएशन, तो इंडिया की डेमोक्रेटिक सिचुएशन बहुत अच्छी है। यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होगा, पॉलिटिकल पार्टी में कौन लीडर बनेगा वो डिसाइड होता है। लेकिन किम जोंग में पता है कैसा है? अगर फैमिली में कोई गधा भी पैदा हो गया ना, मतलब सोचो अंगूठा छाप इंसान भी कंट्री चलाएगा। बस क्यों चला रहा है? किम जोंग का बेटा है। लेकिन ऐसा तो कंट्री नहीं चलना चाहिए ना। कंट्री टैलेंटेड स्किल लोगों के हाथ में, एजुकेटेड लोगों के हाथ में देना चाहिए, बट वैसा नहीं होता है उधर, बराबर। दिस इज द प्रॉब्लम। इंडिया अच्छा है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट आज भी वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज ऐसी बची है अभी भी जहां पे डिक्टेटरशिप चलती है, एंड वन ऑफ द कंट्रीज नॉर्थ कोरिया। ठीक है, आगे लिखो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो include words is also include words
सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, ओके अभी देखो सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है। देखो तुम्हारे हिसाब से कंट्री का डेवलपमेंट करने का काम किसका है, तो हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट। रोड अच्छे कौन बनाएगा, गवर्नमेंट। नए नए कंपनी कौन खोलेगा, गवर्नमेंट। लेकिन देखो कंट्री का ग्रोथ कराने का ठेका खाली गवर्नमेंट का नहीं है। बीइंग अ सिटीजन तुम्हारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। सोचो अगर तुम एक कंपनी खोलते हो, तुमने 100 लोगों को जॉब पे रख लिया, तो तुम्हारे 100 लोगों के जॉब पे रखने से इंडिया में एक प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर रहे हो, क्या, अनएम्प्लॉयमेंट। सोचो तुम्हारे जैसे 10 लोग ने कंपनी चालू किया, 10 × 100 कितने लोगों को जॉब मिल गया, 1000 लोग को जॉब मिल गया। तो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम तुम भी सॉल्व कर रहे हो। आज गवर्नमेंट कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है इंडिया का, अनएम्प्लॉयमेंट। वो तुम भी हेल्प कर रहे हो ना गवर्नमेंट को। तो सोशलिस्ट वर्ड का मतलब होता है हर चीज अच्छी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली गवर्नमेंट की नहीं है। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। जैसे हम लोग ऐसा बोलते हैं कि कितना गंदगी है, कितना गंदगी है रास्ते पे, गंदगी करने वाले भी तो हम ही है ना। तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि भाई अपने को ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। बट हम करते हैं और फिर 4 गाली देते हैं कि इंडिया कभी सुधरेगा नहीं, लेकिन उसमें से वन ऑफ द पर्सन उंगली करने वाला हम ही है, वो हम नहीं देखते। ठीक है, और लिखो एंड इंडिया इज सिक्युलर, एंड इंडिया इज सिक्युलर। इंडिया सिक्युलर का मतलब क्या होता है, हर एक कंट्री का है ना कुछ रिलीजन होता है। जैसे तुम अगर पाकिस्तान को देखोगे ना और इंडिया को कंपेयर करोगे ना, देखो कितना फर्क है। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उसके अंदर क्या लिखा है पता है, द मेन रिलीजन ऑफ पाकिस्तान इज इस्लाम, बराबर। तो उधर की गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस अच्छी पॉलिसीज बनाती है ना, वो कौन सी पब्लिक के लिए बनाती है, जो मुस्लिम फॉलोअर्स है, जो इस्लाम फॉलोअर्स है उसके लिए बनाएगी। वहां पे भी क्रिश्चियंस है, वहां पे भी हिंदूज है, उनको ये पॉलिसी का फायदा ही नहीं मिलता है। क्योंकि कंट्री खुद क्या लिख के बैठा है कि अवर मेन रिलीजन इज इस्लाम। तो जो भी बेनिफिट, पॉलिसी का बेनिफिट, रूल्स का फायदा, वो खाली किसको दिया जाता है, इस्लाम फॉलोअर्स को ही दिया जाता है। सोचो ना, एक टाइम ऐसा था पाकिस्तान में 92% पॉपुलेशन मुस्लिम था, 8% अदर्स था। अदर्स मतलब जिसमें पारसी, क्रिश्चियंस और हिंदू आते थे। आज धीरे धीरे ये परसेंटेज है ना 98 हो गया है। मतलब अभी खाली 2% बचे हैं जो वहाँ पे हिंदू और क्रिश्चियंस होंगे, बाकी सब खत्म हो गए। अब खत्म देखो कैसे हो गए, 8% था पहले। वो लोग क्या करते थे, हिंदू लड़की को किडनैप करते थे, जबरदस्ती मुस्लिम कन्वर्जन करा डाला, बराबर, और मुस्लिम से शादी करवा दिया। उसके बच्चे पैदा हो गए, वो सब कौन हो गए, मुस्लिम्स। बढ़ गया पॉपुलेशन, धीरे धीरे हिंदू वहां से कम हो गए। अगर वहां पे मुस्लिम को कुछ प्रॉब्लम होता है ना, वो पुलिस कंप्लेन करेगा ना, एक्शन होएगा। हिंदू को कुछ प्रॉब्लम होएगा ना और वो कंप्लेन करेगा ना, कुछ नहीं होएगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या बोलता है, वी विल थिंक अबाउट ओनली विच पब्लिक, जो इस्लाम फॉलोअर्स है। तो सोचो उधर हिंदू और क्रिश्चियंस की क्या बैंड बजती होगी, बराबर। तो उनका मेन रिलीजन ही क्या है, इस्लाम है। तो उन्होंने पूरा रूल इस्लाम बेस पे बनाया है। गवर्नमेंट हर एक एक्टिविटी करेगा ना, गवर्नमेंट कल ऐसा बोलेगा ना, हम इजी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे। तुम मुस्लिम हो ना, तुमको बहुत कम रेट पे मिलेगा इफ यू आर स्टेइंग इन पाकिस्तान। बट इफ यू आर हिंदू, तुमको हाई रेट पे मिलेगा। अपने यहाँ पे बैंक में जाओ, रिलीजन के बेस पे लोन नहीं देते वो लोग, रिलीजन के बेस पे इंटरेस्ट नहीं लगाते वो लोग, बराबर। वो इनकम के बेस पे इंटरेस्ट लगाएंगे, ठीक है। उधर ऐसा नहीं है, उधर अलग तरीका चलता है। अपने यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या वर्ड लिखा देखो तुमने, सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब तो कोई पूछेगा ना इंडिया का रिलीजन क्या है, बराबर। तो हम लोग ऐसा मानते हैं हिंदू, बट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है देयर इज नो रिलीजन फॉर इंडिया। पाकिस्तान ने क्या लिखा है, द मेन रिलीजन ऑफ
पाकिस्तान इज इस्लाम। अपने यहाँ पे लिखा है देर इज नो मेन रिलीजन ऑफ इंडिया, मतलब तुम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी कोई भी हो, तुम सब एक ही लेवल पे हो। ठीक है, तुम हिंदू हो तो भी सेम बेनिफिट मिलेगा, मुस्लिम हो तो भी सेम मिलेगा, क्रिश्चियन पारसी हो तो भी सेम मिलेगा। मतलब इंडिया का रिलीजन क्या है? कुछ भी नहीं। हम सेक्युलर कंट्री है जिसका कोई रिलीजन ही नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम बेस्ड कंट्री है, टर्की मुस्लिम बेस्ड कंट्री है, यूएई मुस्लिम बेस्ड कंट्री है, देन अफगानिस्तान मुस्लिम बेस्ड कंट्री है, ये सब इस्लामिक बेस्ड कंट्री है। ठीक है, देन कजाकिस्तान, अजरबैजान, ये जितनी भी कंट्रीज है ना, ये सब इस्लामिक कंट्रीज है। उनके लॉ में ही लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री ओनली लिखा है, हम हमारा मेन रिलीजन क्या रहेगा? इस्लाम रहेगा। पूरे वर्ल्ड में गिन के कुछ कंट्री है जो सिक्युलर है, जिसमें वन ऑफ द कंट्रीज इंडिया, जो कोई रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं देता है, हर एक रिलीजन इक्वल है यहाँ पे। समझा? ये वर्ड का मतलब होता है सेक्युलर। एक बार इतना पैराग्राफ पढ़ लो, सारे वर्ड का मतलब समझा, एक बार देख लो। चलो नेक्स्ट टाइटल दो। अभी ना कुछ आर्टिकल्स नंबर है, जैसे कोई एक्ट तुम पढ़ते हो ना, एक्ट में कैसा होता है? सेक्शन होता है। ठीक है, सेक्शन 1, 2, 3। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तुमको मिलेगा आर्टिकल्स। ठीक है, लेकिन उसके पहले ऐसा लिखो। अभी देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, इसका एक वन ऑफ द फीचर मैं बताता हूं तुमको। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, ये जब बनाया था ना हमने, तो अपने यहाँ पे ना पहले ब्रिटिश रूल करके गए। तो हमने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स का था ना कॉन्स्टिट्यूशन, वो ढाप लिया, फिर उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए हमने, और हमने उसको क्या बना डाला? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ोगे ना, इसका एक वन ऑफ द चीज ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे लेंदी, सबसे टफ और सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है ना, उसमें सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? सबसे लंबा इंडिया का। सबसे कॉम्प्लिकेटेड किसका है? इंडिया का। और सबसे टफ भी किसका है? इंडिया का है। बराबर। बाकी कुछ कंट्रीज तो ऐसी है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत छोटे छोटे हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन हजारों पेज में जाता है। बराबर। एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो खाली 22 पेज का है, 22 पेज में भी 5 पेज तो इंडेक्स है, बचे 17 पेज, 17 पेज का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका। अपना देखो, नहीं नहीं तो 12-15 हज़ार पेज होएगा, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन। मगर तुम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लोगे ना, फिर तुमको कोई भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन इजी लगेगा, क्योंकि तुम सबसे गंदा वाला, लंबा वाला, टफ वाला पढ़ लिया तुमने। बराबर। अब देखो, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया ना, ये बनाने के टाइम पे हमने क्या किया, अलग अलग कंट्री से अलग अलग चीजें ली और सब कुछ जमा किया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया। देखो इंडियंस है ना, बहुत आलसी होता है, वो मेहनत नहीं करता है, वो ढापता है। बराबर कि नहीं?
तुम अगर एग्जाम में कॉपी करने मिल रहा है, करोगे कि नहीं करोगे? हाँ। और फिर पता है हम लोग कॉपी करने में इतना घुसते हैं ना, हमको ये भी नहीं पता चलता है वो लिख रहा है वो राइट है कि रॉन्ग है कि नहीं? शायद हमको राइट आता है लेकिन हमको अपने से ज़्यादा उस पर कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं वो इतना छाप रहा है तो सही होएगा, और हम ढाप लेते हैं बाई थिंकिंग दैट, विदाउट थिंकिंग दैट कि वो राइट है कि रॉन्ग है। वैसे ही हमने क्या किया, हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट किधर से ढापे? यूके से ढापे, बिकॉज ब्रिटिशर्स तो यूके से थे। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हमने यूएसए से ढापे, बराबर। कुछ कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हमने कनाडा से ढापे। ऐसा और भी लिस्ट है। सबसे थोड़ा 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 ढापा, 20-20-20-20% जमा किया, क्या बन गया? कॉन्स्टिट्यूशन। हमने बहुत कम बनाया, हमने हार्डली 10 to 15% बनाया, बराबर। और हम जब बना के लेके आए, मतलब हमने जो अपना पार्ट डाला वो तो बहुत कम था, बाकी तो सब ढापा हुआ मटेरियल है। अब जैसे देखो एक पर्सन था बाबा साहेब आम्बेडकर, उसको ऐसा माना जाता है कि ही इज द फाउंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक्चुअली कैसा था, जो भी परसेंटेज हमने इंडिया ने लिखा है वो उनकी वजह से लिखा है। और बाबा साहब आम्बेडकर ने एक चीज उस टाइम पे आइडेंटिफाई की थी। अभी जैसे सिंपल सी चीज है, यूएस ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लेकिन उसने यूएस की सिचुएशन को ध्यान में रख के बनाया। वो सिचुएशन इंडिया में लग सकती है क्या? सिचुएशन सेम है क्या उसकी और अपनी? तो उसके रूल मेरे को लग सकते हैं, फिर भी हमने तो लिख लिया है। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने उस टाइम पे वही पॉइंट उठाया था कि तुम यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन ढाप के इंडिया में लिख लिया, यूएसए का सिचुएशन बहुत अलग है, अपनी सिचुएशन बहुत अलग है। उसने अपनी सिचुएशन को ध्यान में रख के बनाया, तुमको अपनी सिचुएशन को ध्यान में रख के बनाना चाहिए था। तुम तो ढाप के लेके आए, तो तुमने ढापा है ना वो गलत है, तो हटाना पड़ेगा सब। अब कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, अब ये हटाना क्या है क्या रखना है ये सब बताएगा कौन? तो सब बाबा साहब आम्बेडकर ने किया था, बराबर। जैसे देखो यूएस में और यहाँ पे डिफरेंस देखो कैसा है। यूएस में ना 15 साल का बच्चा है ना अपने मॉम डैड के साथ बैठ के दारू पिएगा, कल्चर है उधर का। तुम, है पॉसिबल? 15, 18, 21, 22, 25, 30, फिर भी है पॉसिबल? आई एम 34, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है आज कि मैं मेरे बाप को ऐसा फोन करा दारू लेके आता हूँ बैठते शाम को, मेरा बाप बोलेगा हाँ लेके आ। कल्चर है अपने यहाँ पे? नहीं है, उधर वो कल्चर है। तो उधर के कल्चर के हिसाब से इंडिया का कल्चर कहाँ मैच हो रहा है? तो तुम क्या ढाप के बैठ गए बाई थिंकिंग दैट सही है? यूएसए का ढापा तो इंडिया भी यूएसए बनेगा? नहीं बनेगा वैसे, क्योंकि तुमने गलत चीज़ें ढापी है जो तुम्हारे इंडिया में चलेगा ही नहीं वो चीज़। जैसे देखो वहाँ पे 15-16 साल का बच्चा अपने मॉम डैड के साथ अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की बात, प्रॉब्लम सब शेयर करता है। जैसे अगर मैं 16 साल का यूएसए में रहता हूँ ना, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से झगड़ा हो गया ना, मैं मेरी मॉम को बताऊंगा कि ऐसी गर्लफ्रेंड है, ऐसा झगड़ा हो गया, प्लीज़ गिव मी सम सजेशन, तो मेरी मम्मी सजेशन देगी। वो कल्चर है उधर, तुम इधर। है पॉसिबल? तो क्या सोच के तुम ढप के बैठे इधर? क्योंकि पब्लिक, जैसे देखो यूके में है ना, यूके में बहुत है ये, यूके और ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट का मैच होता है ना, तुम इधर वानखेड़े में मैच देखने जाओ कभी, वहां पे ना सर्व क्या करता है पता है? वो पेप्सी, थम्स अप, कोल्ड कॉफी, पानी का बोतल, समोसा, पॉपकॉर्न, इतनी चीज मिलती है। तुम ऑस्ट्रेलिया में मैच देखने जाओगे या इंग्लैंड में मैच देखने जाओगे ना, जैसे अपने यहाँ पे पेप्सी थम्स अप मिलता है ना, वैसे वहां पे दारू मिलता है। स्टेडियम में दारू सर्व होता है, पैसा लेके दारू खरीदो। अपने यहाँ पे कहीं नहीं होता ये चीज, क्योंकि अपने यहाँ पे सार्वजनिक प्लेस पे दारू पीना इज अ क्राइम। तुमने यूके से ढापा इंडिया में लिख लिया, यूके में पब्लिक प्लेस पे दारू पीना लीगल है, तुम्हारे यहाँ पे दारू पीना इलीगल है, तुम क्या सोच के ढापे? बराबर। तुम यूके में देखोगे ना, यूके में अगर एक कपल एक दूसरे को किस करेगा ना पब्लिक प्लेस पे, यूके में इट्स लीगल, कोई देखने खड़ा नहीं होगा, किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है। तुम इधर खाली बोरीवली स्टेशन पे जाके एक लड़के को हक करो, देखो बुड्ढे काका ऐसा देखते हुए जाएंगे। और अगर मैं पब्लिकली मैं किसी लड़की को किस करूंगा ना पब्लिकली, मेरे को जेल होएगा उसका। है मेंटालिटी सेम? तो जब मेंटालिटी सेम नहीं है, सिचुएशन सेम नहीं है, तो लॉ कैसा सेम हो जाएगा?
तो ढाप के हम भी यूएसए यूके नहीं बनने वाले हैं। ये बाबा साहेब आम्बेडकर ने बोला तुम ढाप के तो लेके आए, लेकिन तुम बिना दिमाग ढाप के लेके आए हो। अब सब चेंज करना पड़ेगा। वो सब चेंज बाबा साहेब आम्बेडकर ने किए थे। मतलब वो अगर नहीं होते ना, हम आज भी फालतू चीज लेके आते और फिर सोचते यार अपने यहाँ तो ये है ही नहीं, यूएसए में तो ऐसा है, अब क्या करने का। तो सोचो वो टाइम पे बाबा साहेब आम्बेडकर के पास दिमाग कितना था कि उन्होंने वो प्रॉब्लम्स देख ली कि ये चीज़ इंडिया में नहीं चलेगी और उन्होंने वो हटाई फिर। अदरवाइज उनके खाली ढाप के लेके आते ना तो हम क्या क्या ढाप के लेके आए थे फिर तो, जो इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है। तुम कल्चरल डिफरेंस देख लो, यूएसए का बंदा कैसा है। यूएसए में जो भी 17-18 साल का होता है ना, वो बंदा खुद इंडिपेंडेंटली कमाना चालू कर देता है, बराबर। अपने यहाँ पे तो 22-23 के भी घर पे पड़े हैं, ठीक है, टिकटॉक इंस्टा देख रहे हैं। उधर वो कल्चर ही नहीं है। उधर के लोगों में आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, उधर का एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। इधर हाँ, उधर कुछ चीज़ खराब भी है, ऐसा नहीं है कि खराब नहीं है। जैसे वहाँ पे गन कल्चर बहुत चलता है। वहाँ पे 12-13 साल का जब बच्चा होएगा ना, उसको अपन यहाँ पे कैसा नया मोबाइल सोचते हैं खरीदना है, नया वॉच करें, वो सोचता है मैं रिवॉल्वर खरीदेगा और बैग में लेके घूमेगा, वट पड़ता है उससे मेरा। तुमको कभी ऐसा दिमाग में आया गन खरीदता हुआ? एक अपने दिमाग अपने कल्चर में नहीं है, लेकिन उधर के कल्चर में है ऐसा, बराबर। ठीक है, तो पहले टाइटल दो। अभी टाइटल लिखो, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब हम किधर से क्या ढाप के लाए। लिखो फर्स्ट, फंडामेंटल राइट्स। तो जो एक कंसेप्ट हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, ये हमने कहां से ढापा? बाजू में लिखो अमेरिका। सेकेंड लिखो ट्रेड एंड कॉमर्स, ये हमने ढापा ऑस्ट्रेलिया। तीसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये हमने ढापा आयरलैंड। नेक्स्ट कैबिनेट गवर्नमेंट, कैबिनेट गवर्नमेंट, ये हमने ढापा यूके। एंड लास्ट लिखो ड्यूल गवर्नमेंट, ड्यूल गवर्नमेंट, ये हमने ढापा कनाडा। सोचो कितना मेहनत किया है हमने, ये सब अलग अलग कंट्री से हम लेके आए, तो जितना मिला उतना लाया, और जो फाइनली नहीं मिला वो हमने खुद बनाया, और ये सब से जमा करने के बाद फाइनली क्या बना? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना, बराबर। सोचो आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, हर एक चीज़ हमने यहाँ से ली है, बराबर। क्योंकि हम ऐसा मानते थे, इन्होंने जो जो चीज़ हमने वहाँ से ली है ना, हम ऐसा मानते थे वो बेस्ट है। तो ढापने का किसका बेस्ट का तो ये अच्छा रहेगा। मैं फालतू क्यों पाकिस्तान से कुछ नहीं ढापा? अपने को पाकिस्तान नहीं बनना है, अपने को यूएस बनना है ना। तो जिससे जिसका बनना है ढापना भी तो उधर से ही पड़ेगा ना। मैं पाकिस्तान को ढापेगा उसका कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं पीछे चला जाएगा, और ठीक है मेरा प्रमोशन नहीं होगा, डिमोशन हो जाएगा। तो इसके लिए हमने उधर से कुछ नहीं लिया। ये है ना, याद रखना लिस्ट, क्योंकि तुम्हारी बुक में नहीं है ये, बराबर। ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि वी अडॉप्टेड अ ड्यूल गवर्नमेंट कंसेप्ट फ्रॉम विच कंट्री, तो ड्यूल गवर्नमेंट कनाडा से लिया है हमने। तो ऐसा कुछ भी ये लोग पूछेंगे तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो नेक्स्ट लिखो, ओके टाइटल दो आर्टिकल 1। अभी देखो इसको ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था ना, तो ये इतना लेंदी था ना कि इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स मोर देन 450 है।
इतने आर्टिकल्स डाले थे, बट काफी सारे आर्टिकल्स जब डाले थे ना तो उसमें ऐसा लग रहा था धीरे 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 करके कि कुछ आर्टिकल्स है ना फालतू में डाले, ये सब तो डालने ही नहीं चाहिए थे। बट ये है ना धीरे धीरे हमने बहुत लेट रियलाइज किया। जैसे जैसे रियलाइजेशन होते गया ना, हमने कुछ कुछ आर्टिकल्स या तो हटा दिए, या तो कुछ कुछ आर्टिकल फिर हमने क्या किया, चेंज किया। और वो चेंज करना इसके लिए ज़रूरी था क्योंकि अगर नहीं तो चेंज नहीं करते ना तो गलत चीज़ इंडिया में चलती। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, समझो व्हाट्स योर नेम, साक्षी। समझो साक्षी को ना एक दिन ऐसा मन किया मैं सुसाइड कर लेती हूँ, बराबर। ये सुसाइड करने गई, ये ना ट्रैक पे ऐसा सो गई। अभी ट्रेन आ ही रहा था तो पांडु ने पकड़ा इसको, और इसको पकड़ के ना पुलिस स्टेशन लेके गए। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, इंसान सुसाइड कब करता है? जब डिप्रेशन होगा, घर में कुछ प्रॉब्लम्स होगा तब। तो इसके साथ क्या होना चाहिए? अभी प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, करेक्ट। लेकिन सोचो इसको है ना पकड़ के जेल में डाल दिया, एंड द ये पूछे जेल में क्यों डाल, इसके लिए डाल रहे हैं क्योंकि तेरे को बाहर छोड़ा तो वापस ट्रैक पे जाके सोएगी। तो जेल में इसके लिए डाला है सो दैट तू सुसाइड ना करे। तो पता है ये अंदर जेल में बैठ के क्या सोचेगी? क्या क्या? जेल में कैसे सुसाइड करेगी वो तो ठीक है, लेकिन ये तो ये भी सोचेगी ना कि साला इससे अच्छी अच्छे तरीके से सुसाइड कर लिया होता ना तो खत्म हो जाता। ये तो जेल में भी आ गई मैं, और कल अगर ये बाहर आएगी ना तो लोग इसके ऊपर एक टैग लगाएंगे, जेल जाके आया है। हाँ, बदनामी होएगा वो अलग, बराबर। तो आफ्टर सुसाइड अगर पर्सन बच जाता है, जेल इज नॉट द करेक्ट प्लेस। इंडिया में अब तक क्या चल रहा था पता है? कि अगर कोई भी पर्सन सुसाइड करने के टाइम पे बच जाता है ना, उसको गवर्नमेंट जेल में डालता है। बिकॉज इंटेंशन इज दैट बाहर छोड़ा तो ये खुद ही मारेगा, ट्रैक पे सोएगा, जहर खा लेगा तो मर जाएगा। तो जेल में तो कुछ नहीं होएगा तो रहेगा, लेकिन सोचो जेल में तो और डिप्रेशन में चला जाएगा वो, क्योंकि उधर तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास फैसिलिटी। तुम बाहर डिप्रेस थे, जेल में जाके और डिप्रेस हो गए। ये तो कैसा है, मतलब खराब कंडीशन में से निकाला और खराब कंडीशन में डाला। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ ये सही नहीं कर रहे हम लोग, तो उन्होंने रूल चेंज किया कि अगर कोई भी पर्सन सुसाइड करने के टाइम पे बचता है तो उसको पकड़ के फिर वो लोग रिहैब सेंटर्स, मेंटल केयर सेंटर वहां पे देंगे, सो दैट भाई साहब ट्रीटमेंट ले और ठीक हो जाए। लेकिन ये हमने 50 साल बाद रियलाइज किया। तो 50 साल क्या किया फिर? जेल में डाला। तो सोचो 50 साल तक हम एक गलत चीज कर रहे बाई थिंकिंग दैट यही सही है ना पागल। हाँ, ऐसा इंडिया में होता है, बराबर। तो जैसे इतने सारे आर्टिकल्स बनाए लेकिन कुछ आर्टिकल्स गलत लिखे थे, फिर धीरे धीरे उसमें टाइम के साथ चेंज लाना पड़ा, बराबर। और चेंज नहीं आता ना तो आज भी लोग सुसाइड में बचते ना तो जेल में जाते। तो बीच में तो कुछ लोग ऐसा सोचते थे सुसाइड करो तो ऐसा करो कि बचो ही नहीं, क्योंकि बचे तो किधर जाओगे? जेल जाना नहीं जाना है ना, तो ऐसा जगह सो जाओ कि ट्रेन फट करके उड़ा के लेके जाए। ऐसा नहीं उधर ट्रेन लेट है, ट्रेन ने ट्रैक चेंज कर दिया तो साले ट्रेन ही नहीं आया, वो नहीं होना चाहिए। फिर या तो फिर ऐसा जंप मारो कि जंप मारोगे ना बिल्डिंग से सीधा मरोगे तुम, क्योंकि पता चला मैंने तीसरे माले से जंप मारा, खाली हड्डी वड्डी टूटा, पुलिस रिपोर्ट में क्या आया? सुसाइड। अच्छा सुसाइड, जेल। तो मारना है तो 20वें माले से जंप मारो, बचने का पॉसिबिलिटी है ही नहीं फिर, बराबर। तो मतलब तुम देखो क्या हो रहा है। फिर कोई मेरे को बोलेगा ना कि सुसाइड करना है तो मैं पता है क्या एडवाइस देगा, देख करा लेकिन ऐसा कर कि बचे नहीं। सोचो मैं क्या एडवाइस देगा लोगों को। लोगों को मेरे को ये बताना चाहिए सुसाइड नहीं करना चाहिए, गलत। लेकिन मैं लॉ के हिसाब से देखूँ तो लॉ तो क्या बोलता है, करो लेकिन ऐसा करो कि बचो नहीं, क्योंकि बचोगे तो किधर? जेल। तो मैं फिर उसको ऐसा बोला, देख 20वें माले से मर, सेकंड थर्ड फ्लोर से जंप मार से कुछ नहीं होता है, हड्डी वड्डी टूटता है, फालतू में जेल जाएगा। तो सोचो इतनी गलत चीजें इंडिया में चल रही थी, फिर फाइनली वो चेंज हो गई। ठीक है, तो चलो इसमें अभी लिखो आर्टिकल 1 में, एक मिनट रुको, आर्टिकल 1
आर्टिकल 1 में लिखो डेफिनेशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया का मतलब क्या है, डेफिनेशन ऑफ इंडिया क्या है? सो लिखो इंडिया इंक्लूड्स मल्टीपल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज अच्छा ये सुना है स्टेट और यूनियन टेरिटरी क्या होता है? जैसे स्टेट क्या है, तो जैसे हम लोग बोलते हैं महाराष्ट्र इज अ स्टेट, गुजरात इज अ स्टेट, तो वैसे यूनियन टेरिटरी क्या होता है? जैसे देखो अंडमान निकोबार, वो क्या है? वो यूनियन टेरिटरी है। अब ये होता क्या है, व्हेन आई से स्टेट, तो स्टेट का मतलब होता है उस स्टेट की एक गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट चलाता है। अभी इंडिया में है ना ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम है। देखो इंडिया में ड्यूल गवर्नमेंट कौन सी है? सीजी, एसजी। सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और एसजी मतलब स्टेट गवर्नमेंट। तो जो ये मोदी है, अमित शाह है, निर्मला सीतारमन है, वो सब किधर है? सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पूरा इंडिया वो लोग चलाते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का मतलब होता है पूरा स्टेट वो लोग चलाएंगे। तो जैसे यहाँ पे है ना बीजेपी गवर्नमेंट है, एक नाथ शिंदे इज द चीफ मिनिस्टर, तो वो क्या है, वो स्टेट गवर्नमेंट चलाता है, वो महाराष्ट्र चलाता है, लेकिन पूरी कंट्री मोदी चलाएगा, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे गोवा की स्टेट गवर्नमेंट है, तो पूरा गोवा वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। बट व्हेन आई से अंडमान एंड निकोबार, तो अंडमान निकोबार इज अ यूनियन टेरिटरीज, और जब यूनियन टेरिटरी बोलता हूँ ना, उसको चलाता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है। जहां वर्ड आया ना यूनियन टेरिटरी, मतलब उसको चलाने वाला कौन होएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट होएगा। जैसे देखो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, तो चलाएगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। लक्षद्वीप आइलैंड, ये भी पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है, बराबर। तो ये सब क्या है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट चलाते हैं। लद्दाख, ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है, ठीक है। तो जहां पे स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट वो चलाएंगे, लेकिन जो यूनियन टेरिटरी है उसको चलाने वाला कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल नंबर 1। तुमको सब आर्टिकल नंबर भी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये आर्टिकल 1 में लिखा है। नेक्स्ट लिखो आर्टिकल नंबर 2। 2 एंड 3 साथ में लिखो। उसमें लिखो, अब 2 एंड 3 में देखो क्या है। 2 एंड 3 में लिखो न्यू स्टेट, इसका टाइटल है न्यू स्टेट। जैसे पहले में था डेफिनेशन ऑफ इंडिया, यह है न्यू स्टेट, आर्टिकल 2 एंड 3। अब देखो ये होता क्या है, इंडिया में जितने भी स्टेट है ना, ये स्टेट है ना, 4 तरीके से स्टेट बनते हैं। स्टेट बनने के तरीके कितने हैं? 4 तरीके। पहला तरीका, बाय डिवाइडिंग वन स्टेट। दूसरा होता है बाय कंबाइनिंग 2 स्टेट्स। तीसरा होता है बाय क्रिएटिंग न्यू, बाय क्रिएटिंग by declaring UT as state। एंड चौथा बाय चेंज ऑफ नेम। मतलब देखो स्टेट बनता कैसे है, तो स्टेट 4 तरीके से बनता है। कैसे बनेगा? या तो बाय डिवाइडिंग 1 स्टेट, जैसे देखो महाराष्ट्र है, समझो महाराष्ट्र को ना 2 पार्ट में कर दिया, एक महाराष्ट्र और समझो दूसरे को नाम दिया शिवाजी राज। एक स्टेट को कितने स्टेट में कन्वर्ट किया? 2। महाराष्ट्र तो है ही, नया स्टेट कौन सा पैदा हुआ? समझो शिवाजी राज।
वो क्या बन गया, नया स्टेट बन गया। या तो बाय कंबाइनिंग टू स्टेट, जैसे समझो महाराष्ट्र है, उसके बाजू में गोवा है, गोवा बहुत छोटा है, तो महाराष्ट्र और गोवा को एक कर दिया और खाली महाराष्ट्र ही है, अभी गोवा गायब। तो पूरा पहले महाराष्ट्र अलग था, अब महाराष्ट्र इंक्लूड क्या कर रहा है, गोवा। बाय कंबाइनिंग टू स्टेट नया स्टेट बन गया, ठीक है बराबर। तीसरा, बाय डिक्लेयरिंग यूनियन टेरिटरी एज अ स्टेट। लद्दाख है ना, इसको अभी क्या माना रहे हैं, मतलब अभी क्या है वो, यूनियन टेरिटरी है। कल गवर्नमेंट ऐसा बोल दे हम लद्दाख को स्टेट डिक्लेयर कर रहे हैं, तो लद्दाख भी एक स्टेट गवर्नमेंट हो गई। तो बाय डिक्लेयरिंग यूनियन टेरिटरी एज अ स्टेट, तो एक नया स्टेट पैदा हो गया। देखो ये तीन तरीके ना सही है, चौथा कुछ भी है। नया नाम किया, नया स्टेट पैदा हो गया, महाराष्ट्र का नया नाम कर दिया। तो खाली नामकरण करने से नया स्टेट पैदा होता है क्या, नहीं, लेकिन ये लोग मानते हैं होता है। तो पहले में क्या किया मैंने, पहले में क्या किया, महाराष्ट्र को दो पार्ट में डिवाइड किया, या गुजरात को दो पार्ट में डिवाइड किया, या यूपी को दो पार्ट में डिवाइड किया, तो नया स्टेट एक जो था वही और दूसरा नया पैदा हुआ वो। इधर क्या था, दो स्टेट को कंबाइन किया, जैसे समझो गुजरात और राजस्थान को पूरा कंबाइन कर दिया, एक ही बना डाला, नया स्टेट पैदा हुआ। यूनियन टेरिटरी को क्या डिक्लेयर कर दिया, स्टेट डिक्लेयर कर दिया। अंडमान निकोबार को बोल दिया आपसे ये स्टेट गवर्नमेंट बन गई। और चौथा क्या हो गया, बाई चेंजिंग नेम, बराबर। चौथा कुछ भी है, नाम चेंज करने से बच्चा पैदा नया हो गया ऐसा नहीं होता है ना, बराबर। लेकिन ये लोग मानते हैं नया बच्चा पैदा हुआ, बट ये कुछ भी लॉजिक है, ये लिख लो चारा। हो गया लिख के, ठीक है। तो देखो तीन आर्टिकल अब तक हुए। पहला आर्टिकल था कौन सा, डेफिनेशन ऑफ इंडिया। सेकेंड एंड थर्ड आर्टिकल कौन सा हुआ, न्यू स्टेट। न्यू स्टेट बनाने के तरीके कितने हैं, चार। पहला होता है डिवाइडिंग वन स्टेट, दूसरा होता है कंबाइनिंग टू स्टेट्स, तीसरा डिक्लेयरिंग यूनियन टेरिटरी एज अ स्टेट, और चौथा होता है बाई चेंज ऑफ नेम, ठीक है। तो ये कैसे भी करके तुम स्टेट को बना सकते हो। चलो नेक्स्ट लिखो। हाँ लिखो, आर्टिकल 5 लिखना अभी डायरेक्टली, आर्टिकल 5। उसमें लिखो सिटीजनशिप। अब देखो सिटीजनशिप क्या होता है, तुम इंडिया में पैदा हुए ना, तो तुम कौन हो, इंडियन। अब देखो तुम इंडिया में पैदा हो गए इसके लिए तुम इंडियन हो, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हर कोई इंडियन ऐसे ही इंडियन बन रहा है। अलग अलग तरीके भी होते हैं इंडियन सिटीजनशिप लेने के। तो देखो आर्टिकल 5 है ना, ये तीन तरीके बताता है कि तुम कैसे कैसे इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हो। तो पहला तरीका क्या है, बाय बर्थ इन इंडिया। सिटीजनशिप चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इंडिया में पैदा होना पड़ेगा, बट ये तो अपने हाथ में नहीं है, बराबर। लेकिन दूसरा एक तरीका है, ईदर ऑफ पेरेंट इज बॉर्न इन इंडिया।
समझो मैं दुबई में पैदा हुआ, मेरे डैड दुबई के हैं, वो वहां पे ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, बट मेरी मॉम इंडिया से बिलोंग करती है, बराबर। तो ईदर ऑफ द पेरेंट, मतलब या तो मॉम या तो डैड, दो में से एक कहाँ पैदा होने चाहिए, इंडिया। मेरी मॉम इंडिया की है, तो मैं भी इंडियन हूं, बराबर। इवन इफ मैं पैदा किधर हुआ, दुबई, तो भी मैं इंडियन है, समझा। मतलब मैं इंडियन सिटीजनशिप ले सकता हूं। और तीसरा तरीका हुआ, लेकिन जो तीसरा तरीका है ना, ये थोड़ा यूनिक है। इफ अ पर्सन स्टेज इन इंडिया फॉर मिनिमम 5 years, जैसे समझो, इसका नाम सुना है अदनान सामी? अदनान सामी सुना है? अदनान सामी ने एक फेमस सिंगर है, बराबर। वो भाई साहब है ना, पाकिस्तान में पैदा हुआ, पाकिस्तान में स्कूलिंग किया, पाकिस्तान में कॉलेज किया, पाकिस्तान में शादी भी किया, लेकिन फिर करियर के लिए इंडिया में आया। और जब इंडिया में करियर के लिए आया ना, उधर इसको नेम फेम, इंडियंस का लव इतना मिला ना, कि उसने इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया, कि मेरे को क्या बनना है, इंडियन सिटीजनशिप चाहिए। तो गवर्नमेंट ने उसको ऐसा बोला था, पहले कितने साल कम से कम इंडिया में रहना पड़ेगा आपको, आप 5 साल रहो, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो भाई साहब 5 साल से ज्यादा रहा, फिर उसने अप्लाई किया, और आज भाई साहब को इंडियन सिटीजनशिप मिल गया, आज वो इंडियन है। जबकि बॉर्न एंड ब्रॉट अप पाकिस्तान, पढ़ाई वढ़ाई स्कूलिंग सब पाकिस्तान, लेकिन अभी इंडिया में है और इंडियन है। तुम उसका ट्विटर प्रोफाइल देखोगे ना, वो इधर खड़ा है ऐसा फोटो में, पीछे इंडिया का फ्लैग है, इतना इंडियन है वो भी। एक टाइम पे वो पाकिस्तान का था, बराबर। तो जो भी आउट ऑफ इंडिया के लोग हैं, जो इधर नहीं आ रहे, इधर नहीं आ रहे, जैसे देखो, अब अदनान सामी का मॉम डैड कोई भी इंडियन नहीं है, तो इधर भी नहीं आया। वो पैदा इंडिया में नहीं हुआ, तो इधर भी नहीं आया, लेकिन फिर भी इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, तो इधर ले लो, बराबर। कोई भी पर्सन इंडियन सिटीजनशिप जो फॉरेन में पैदा हुआ है, वो इंडिया का सिटीजनशिप ले सकता है, बट ये क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। कितना साल? 5 साल तुमको इंडिया में रहना पड़ेगा। तो बेसिक तरीके कितने? 3। लेकिन आर्टिकल 5 में एक और भी चीज उन्होंने लिखी है, कि चौथा तरीका अगर कोई बना सकता है इंडिया में, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। कल सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नया रूल लेके आया, अगर तुमने ये किया है ना, समझो तुमने 50 लाख का टैक्स भरा है लास्ट 5 साल में, तो तुम इंडियन सिटीजनशिप लेके जाओ। तो अगर समझो अक्षय कुमार ने 50 लाख से ज्यादा टैक्स भर दिया लास्ट 5 साल में, तो उसको भी क्या दे देंगे, इंडियन सिटीजनशिप दे देंगे। बट ये डिसाइड कौन करेगा? मतलब ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। चौथा तरीका अगर निकालना है, तो वो राइट, वो पावर खाली किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सुप्रीम कोर्ट नया निकाल नहीं सकते तरीका, स्टेट गवर्नमेंट नया तरीका नहीं निकाल सकते, कोई नहीं निकाल सकता, खाली निकालेगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट निकाल सकता है। बट अभी खाली कितने हैं? 3। तो ये 3 लिखना, और नीचे नोट करके लिखना, फोर्थ मेथड कैन बी इंट्रोड्यूस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इतना लिख लो।
चलो कितने हुए टोटल आर्टिकल? तो 1 फिर 2 3 और फिर 5, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आर्टिकल 6। ओके, आर्टिकल 6 में पहले उसका हेडिंग लिख लो क्या है। सिटीजनशिप टू अ पर्सन, citizenship to a person who is migrated from Pakistan, who is migrated from Pakistan। अच्छा देखो, कोई समझो पाकिस्तान से निकल के इंडिया में आया और इंडिया में आके क्या बोलता है, मेरे को सिटीजनशिप चाहिए। तो नॉर्मली तो गवर्नमेंट ये डायलॉग मारेगा, ये है या तो ये है तो सिटीजनशिप लो, बराबर। लेकिन फिर भी कुछ इन्होंने एक दो इधर उधर की चीज की है। सो लिखो पाकिस्तानी सिटीजन कैन अप्लाई फॉर, Pakistani citizen can apply for Indian citizenship if, नेक्स्ट लाइन में लिखो नंबर 1। अच्छा देखो यहां पे क्या था, ईदर ऑफ द पेरेंट इज बॉर्न इन इंडिया, इसको थोड़ा चेंज कर दिया, ईदर ऑफ द पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट बॉर्न इन इंडिया। ठीक है, एक तो ये, और दूसरा माइग्रेटेड आफ्टर, सेकेंड लिखो माइग्रेटेड आफ्टर 19 जुलाई 19th July 1948 and they are registered with Government of India, and they are registered with Government of India। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर सपोज तुम क्या कर रहे हो, या तो तुम्हारे पेरेंट या तो ग्रैंड पेरेंट, दो में से कोई भी एक, मतलब चारों में से कोई भी एक किधर पैदा हुआ है, इंडिया में पैदा हुआ है, तो तुमको सिटीजनशिप मिलेगा। और दूसरे में लिखा है अगर तुम पाकिस्तान से इंडिया आए हो 19 जुलाई 1948 के बाद, तुम इंडिया में रह रहे हो, फिर तुमने गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन भी किया है कि मैं किधर से आया, पाकिस्तान से आया, और अब मैं कहाँ रहेगा, मैं इंडिया में रहेगा, तो वो रजिस्ट्रेशन का एक डॉक्यूमेंट होएगा, उसका प्रूफ सबमिट कर दो, तुमको डायरेक्टली सिटीजनशिप मिल जाएगी, बराबर। दो में से एक कंडीशन तुमको फुलफिल करना है, बराबर। अगर ये करोगे तो पाकिस्तानी सिटीजन भी इंडिया में सिटीजनशिप ले लेगा। देखो इधर किधर है ना, पाकिस्तान नहीं लिखा है, तो ये सबके लिए है, बट जो स्पेशली पाकिस्तान से आ रहा है ना, उसके लिए आर्टिकल नंबर कौन सा लगता है, 6 लगता है। तुम बाकी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दुबई किधर से आओ तो उसके लिए कौन सा लगता है, 5, बराबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो आर्टिकल नंबर 12, सीधा 12 पे आओ। उसमें लिख लो टाइटल दो, मतलब 12 किस चीज के है, तो 12 है स्टेट। ओके, सो आर्टिकल नंबर जो 12 है, इट इज ऑल अबाउट स्टेट, ठीक है।
दिस इज आर्टिकल 12। अब जनरली स्टेट का मतलब क्या होता है? जब मैं तुमको बोलूंगा ना स्टेट, तो तुम्हारे दिमाग में क्या होता है? महाराष्ट्र इज अ स्टेट, गुजरात इज अ स्टेट। यहाँ पे स्टेट का मतलब जो आर्टिकल 12 में लिखा है ना, वो नहीं लेना है जो तुम समझ रहे हो। यहाँ पे आर्टिकल 12 में स्टेट का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्ड और मैनेज्ड बाय, कंट्रोल्ड और मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, organization established by government, established by government, organization funded by government। देखो, ये सब में बीच में और है, और मतलब तीन में से कोई भी एक। अगर कोई भी गवर्नमेंट और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, उसको चला रहा है या तो मैनेज कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। तो उस कंपनी को बोलने का कि वो क्या है? स्टेट है। या तो वो गवर्नमेंट ने ही वो कंपनी एस्टैब्लिश की है, तो जो एस्टैब्लिश कर रहा है चला भी वही रहा है, तो भी उसको क्या बोलने का कि वो स्टेट है। और जो कंपनी को पूरा फाइनेंस, पूरा पैसा, कैपिटल कौन दे रहा है? गवर्नमेंट, तो उसको क्या बोलने का? स्टेट। जैसे देखो, रेलवे कौन चला रहा है? गवर्नमेंट चला रहा है, तो रेलवे को मैं क्या बोलूंगा? रेलवे इज अ, रेलवे स्टेट है, बराबर। देन जैसे देखो, एक कंपनी है BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसको भी कौन चला रहा है? गवर्नमेंट चला रहा है, तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्टेट। जहां मैंने स्टेट बोल दिया ना, समझ जाने का या तो गवर्नमेंट चला रहा है, या तो गवर्नमेंट ने पैसा डाला है, या तो गवर्नमेंट ने चालू किया है, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में। देन देखो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये स्टेट है, तो इसको गवर्नमेंट चला रहा है? नहीं, इट इज नॉट अ स्टेट। ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बन गया अभी। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज गवर्नमेंट नहीं चला रहा है। जैसे देखो, रिलायंस कौन चला रहा है? रिलायंस कौन चला रहा है? प्राइवेट है, मतलब ओनर कौन है? अंबानी। अंबानी चला रहा है ना रिलायंस को, तो ये भी स्टेट नहीं है, नॉट अ स्टेट। ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इनिशियली जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बनाया था ना, तो उसको गवर्नमेंट चला रहा था, तभी वो स्टेट था। लेकिन जब धीरे धीरे कैसे ना, उसको चलाने के लिए पैसा बहुत लगता था, और तभी गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं था, तो गवर्नमेंट ने उसको क्या बोल दिया? आज से गवर्नमेंट एक भी रुपया नहीं देगा, गवर्नमेंट कंट्रोल कुछ नहीं करेगा, तुम तुम्हारा डायरेक्टर बना लो, तुम इसको कंपनी बना लो और खुद ही चलाओ, खुद ही पैसा कमाओ, खुद ही जो करना है करो, गवर्नमेंट से पैसा मांगने का नहीं। तो गवर्नमेंट स्टेट, मतलब वो पहले स्टेट था, फिर गवर्नमेंट ये तीनों में से सिचुएशन में से हट गया कि आज के बाद BSC को मैं नहीं देखेगा, तुमको देखना है देख लो, बंद करना है बंद कर दो। तो BSC ने खुद अपनी कंपनी बनाई, खुद डायरेक्टर बनाए, सब कुछ खुद ही किया। इसके लिए आज वो स्टेट नहीं है। अगर उसको गवर्नमेंट चलाता तो आज भी वो क्या होता? स्टेट होता, बराबर। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश, कंट्रोल, मैनेज, फंडेड बाय कौन है? गवर्नमेंट है, वो सब क्या है? स्टेट है। जो तुम स्टेट मान रहे हो ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट, वो भी स्टेट है, बट आर्टिकल 12 के हिसाब से ये स्टेट है। तो ये डेफिनेशन लिख लो और वो एग्जाम्पल लिख लो कुछ।
एक बार पढ़ लो सारे आर्टिकल। हो गया? चलो नेक्स्ट लिखो, एक और आर्टिकल लिख लो आज। अच्छा, इसमें ना दो आर्टिकल है, सुन लो पहले। एक है आर्टिकल 13(1) और एक है आर्टिकल 13(2). 13(1) को बोलते हैं एग्जिस्टिंग लॉ और 13(2) को बोलते हैं फ्यूचर लॉ। बराबर। अब देखो सिंपल सी चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये 1950 में आया, बराबर। लेकिन उसके पहले काफी सारे लॉ इंडिया में आ चुके थे। जैसे तुमने एक एक्ट पढ़ा होगा, पार्टनरशिप एक्ट, 12th में, उसी में पार्टनरशिप एक्ट 1932 था। तो पार्टनरशिप एक्ट कभी आया? तो सिंपल सी चीज, एग्जिस्टिंग लॉ का मतलब होता है कोई भी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले आ गया है उसको क्या बोलने का? एग्जिस्टिंग लॉ। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बाद जो भी आया उसको क्या बोलने का? कि वो क्या है? फ्यूचर लॉ है। जैसे देखो, एक पुराना था कंपनीज एक्ट, कौन से ईयर में आया था? उसके पहले 1956 था, बराबर। तो 1956 वाला जो था ना, वो 1950 के बाद आया। तो जो भी इसके बाद आया फ्यूचर लॉ, जो भी इसके पहले आया एग्जिस्टिंग लॉ। तो अगर मैं सिंपल बोलूं, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, ये कौन सा लॉ है? तो फ्यूचर लॉ है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि हिंदू मैरिज एक्ट 1956, तो ये कौन सा लॉ है? फ्यूचर लॉ। तुमको खाली ये देखना है कब आया, ईयर के साथ देखने का। 50 के पहले आ गया एग्जिस्टिंग लॉ, 50 के बाद आया फ्यूचर लॉ। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिख लो और नीचे लिख लो, क्या लिखना है सुन लो। इफ एनी लॉ कम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखना, बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देन इट इज नोन एज existing law. If any law comes after constitution of India then it is known as future law. इतना लिख लो।
हो गया लिख के? ठीक है, चलो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 1, 12, 12, 12 स्टेट, 6, ए इधर 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 देखो, बुक में क्या देख रहे हो? 6 पाकिस्तान, 5, ओके, 2 and 3, 13, 2, 13, 1, ठीक है। हमने फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से ढापा? फंडामेंटल ड्यूटी, ओके, ट्रेड एंड कॉमर्स, ऑस्ट्रेलिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पढ़ लो एक बार, वो टेबल भी पढ़ लो। हो गया इतना? ठीक है, चलो बाकी का हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, ठीक है।